इस्लामाबाद में विफाकी काबीना का इजलास शुरू। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मरीर थंडोर नदी में पानी के तेज बहाव के सबब मुतादिद अफराद फंस गए। पानी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम ज़िली इंतजामिया और मुतालिका इदारे मौके पर मौजूद। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी का मौके पर सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। रेस्क्यू 1122 की जानिब से फंसे हुए लोगों को निकालने का अमल जारी। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश जारी। कराची में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मेयर कराची का M9 मोटरवे पर कायम शहबाज गोट का दौरा। इलाका मकीनों के साथ इजहारी यकजहती और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसलसल काबिशों से पानी का लेवल अब नुमाया तौर पर कम है। मोटरवे बंद करने का मकसद शहरी जानों को नुकसान से बचाना है। चंद घंटों में पानी की सतह मजीद कम हो जाएगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब। कराची में तूफानी बारिशों से आवाम मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। पाक फौज की इमदादी टीमें फौरन मुतहरिक। रेस्क्यू ऑपरेशन इमरजेंसी बुनियादों पर शुरू किया गया। पाक फौज के जवान आवाम को रेस्क्यू करने में मुसलसल मसरूफ। मोटरवे M9 और साइमा सादी टाउन में पानी के चढ़ाव के बायस फंसे हुए शहरियों को पाक फौज और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। ट्रैफिक की बहाली के लिए भी फौजी दस्ते मुख्तलिफ इलाकों में आवाम की मदद में मसरूफ। सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। गुड्डू सखर बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद होने से गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पंजनत और गुड्डू के दरमियान इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हैंड सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सिंध में कच्चे के इलाके जेरे आब आने लगे। रेस्क्यू और इंतजामिया का लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल जारी। सिंध में कच्चे के इलाके से 4881 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सिंध में मजमूई तौर पर 1,46,494 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। हुकूमत सिंध के कायम करदा 163 फिक्स्ड और मोबाइल हेल्थ सेंटर्स के जरिए पिछले 24 घंटों में 5,296 अफराद को तिबी सहूलियात फराहम की गयी। 11,078 मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन। दरियाए सुतलज, चनाब और रावी में तुगयानी सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। मुतादिद मौजा और बस्तियां डूब गईं। खड़ी फसलें तबाह। लाखों अफराद की नकल मकानी। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर दूसरा सैलाबी रेला पहुंच गया। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शेरशाह बंद पर शदीद दबाव। जिले इंतजामिया के मुतासर इलाकों के रिहायशों को फौरी इनखला की हिदायत। सैलाब के खदशे के पेश नजर रहीम यार खान से 7,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। मुल्तान में जलालपुर पीरवाला की नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोच वाह फ्लड बंद में शगाफ पड़ गया। इलाके से हंगामी इंखला शुरू। पाक फौज और इरिगेशन की टीमें शगाफ पर करने के लिए पहुंच गईं। पंजाब के 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंच गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान मुहैया। जनूबी पंजाब के 6 शहरों में मजीद 119 से ज्यादा बोट ऑपरेटर्स तैनात। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक बहरिया के इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मोर, गोटकी, सक्कर और शिकारपुर के अजला में सैलाबी पानी में गिरे अफराद के इंखला के लिए होवरक्राफ्ट तैनात। होवरक्राफ्ट जमीन, पानी और दलदली इलाकों में ऑपरेशन की सलाहियत रखते हैं। मुतासरा इलाकों से 4,335 अफराद को निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कसूर, राजनपुर, डेरा इस्माइल खान, मीरपुर खास, सक्खर, सानगढ़ और सजावल के इलाकों में भी पाक बहरिया का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। खैबर पख्तूनख्वा में सवात, बुनेर और शांगला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम।
امریکہ کا پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امداد دینے کا اعلان۔ امریکی حکومت کی پاکستان کے لیے خوراک، پناہ گاہیں اور دیگر ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے مالی معاونت کی منظوری۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی امداد ہوگی۔ امریکہ حکومت پاکستان اور فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ پہلے ہی ہنگامی امداد کی ابتدائی کھیپ پاکستان بھیج چکی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کی نئی لہر، اسرائیل کی قطر کے دارالحکومت دوحہ پر جاری ہے۔ قطر کی داخلی سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار اسرائیلی حملے میں شہید اور متعدد زخمی۔ حملہ دوحہ میں واقع ایک رہائشی ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا، جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے کئی ارکان مقیم تھے۔ قطر کی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، اسرائیلی جارحیت کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ حملہ ایک بزدلانہ اور ناقابل قبول کارروائی ہے جو قطر کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ قطر وزارت داخلہ۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اسرائیل کی جانب سے دوحہ پر ہونے والے حملے کی شدید مذمت، واقعے پر دلی ہمدردی کا اظہار۔ قطر کے عوام سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اشتعال انگیزی خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ بن سکتی ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف ریاست قطر کے ساتھ چٹان کی مانند کھڑا ہے۔ وزیراعظم کی ٹیلی فونک گفتگو میں قطر کے امیر کو یقین دہانی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے مشکل وقت میں اظہار یکجہتی پر وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری کی پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے دوحہ پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کا کوئی جواز نہیں، حملے قطر کی علاقائی خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی گھرانے اقدام کے ذریعے علاقائی امن و استحکام متاثر ہوا۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کی ریاست اور فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ سعودی عرب کی قطر پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا امیر قطر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے قطر کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان کی امیر قطر سے گفتگو۔ نیپالی وزیراعظم پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی، استعفیٰ موجودہ بحران کے آئینی حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے دیا ہے۔ تشدد نیپال کے مفاد میں نہیں، کے پی شرما۔ سوشل میڈیا یا پلیٹ فارمز پر پابندی ختم کرنے کے باوجود کھٹمنڈو سمیت مختلف شہروں میں پرتشدد مظاہرے، 19 افراد ہلاک۔ وزیراعظم کی رہائشگاہ اور پارلیمنٹ کی عمارت نظر آتش، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا آنسو گیس، ربڑ کی گولیوں کا استعمال، لاٹھی چارج۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، آج کی بمباری میں مزید 14 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ سٹی میں بے گھر فلسطینیوں کی خیمہ بستی پر بمباری، دیر البلح میں بھی خیمہ بستی پر حملے میں کئی شہادتیں۔ فاقہ کشی سے مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے رہائشیوں کو بے دخل کرنے کا الٹیمیٹم، ہسپتالوں میں ایندھن، ادویات اور خوراک کی شدید قلت۔ ایران اور آئی اے ای کے درمیان تعاون بحال کرنے کا معاہدہ، مصر میں ہونے والے معاہدے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور عالمی جوہری نگران ادارے کے ڈائریکٹر نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ تکنیکی نوعیت کا ہے اور یہ قدم درست سمت میں اٹھایا گیا ہے۔ آئی اے ای ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی کا مشترکہ نیوز کانفرنس میں اظہار خیال۔ حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں کے ثمرات، پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر، 100 انڈیکس میں 500 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,57,000 سے زائد کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت گرین پارک ریور فرنٹ ناران کا افتتاح، دریائے کنہار کے کنارے واقع سیاحتی مقام جدید سہولتوں اور قدرتی مناظر کا حسین امتزاج۔ ناران اور وادی کاغان کی جھیلوں اور بلند چوٹیوں تک آسان رسائی سیاحوں کے لیے خوشائند سہولت۔ رواں سال پاکستان کی سیاحتی شعبے کی آمدنی $4 ارب سے تجاوز کرنے کی توقع، ایس آئی ایف سی ماحول دوست سیاحت کے لیے سرگرم عمل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا مری کے تعلیمی اداروں کا دورہ، آرمی پبلک سکول،
कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और असातिज़ा की शिरकत। अफवाज पाकिस्तानी कौम का फख्र हैं। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से हैं। बतौर तलबा हमें मुल्क, दुश्मन, प्रोपेगेंडा और झूठी मालूमात से बचना होगा। निशस्त के इख्तिताम पर तलबा का इज़हार ख्याल। जंग सितंबर 1965 का 10वां रोज पाक फौज के हाथों भारतीय फौज हर महाज पर शिकस्त से दोचार। पाकिस्तानी अफवाज का शदीद जवाबी हमला, भारतीय फौज कसूर सेक्टर से पसपा होने पर मजबूर। पाक फजाए के हाथों दवारका और जामनगर के नेवल और एयरबेस तबाह। पाकिस्तानी फौज ने लाहौर सेक्टर के करीब 2 जंगी तैयारे मार गिराए। सियालकोट के महाज पर मजीद 7 भारतीय सेंचुरियन टैंक तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 एशिया कप दूसरे मैच में आज मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत होंगे मद्दे मुकाबिल। दुबई में खेले जाने वाला मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। एशिया कप मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। What a lovely shot that is. Oh, down, and this has gone high. He's not got all of it. For standing up. This time it's short and this time he's got hold of it. अबू धाबी में T20 एशिया कप का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने 6 विकेटों पर 188 रन बनाए। सिद्दीकुल्लाह के नॉट आउट 73 और अजमतुल्लाह उमरजई के 53 रन। हांगकांग की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 94 रन बना सकी। फजल हक फारूकी और गुलबदीन नायब की 2-2 विकेटें। एशिया कप PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफिकेशन मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने सर्बिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर दिया। बलगरात में खेले गए मैच में इंग्लिश टीम ने सर्बिया को एकतरफा मुकाबले के बाद 5 गोल से शिकस्त दी। और 21 मराहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आस्पाना टूर का 16वां मरहला कोलंबिया के अगेन बर्नल ने जीत लिया। बर्नल ने 172 किलोमीटर का फासला 3 घंटे 35 मिनट और 10 सेकंड्स में तय किया। डेनमार्क के जोनस विंगेगार्ड का लीड्स जर्सी और मजमूई बर्तरी पर कब्जा बरकरार। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमा मलिक। सुर्खियां आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। आप रहिए PTV न्यूज के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। नाज़रीन, कराची में तूफानी बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरी फंस गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारों ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और मुतासर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। फौजी दस्ते पानी की निकासी और ट्रैफिक बहाली में मसरूफ रहे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधना समेत 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंच गया है। इन शहरों में मजीद 119 से जायद बोट ऑपरेटर्स भी तैनात हैं।
ملتان میں سیلاب متاثرین کے ریسکیو آپریشن کے لیے 108 بوٹس، 109 ربڑ بوٹس اور 1130 لائف جیکٹ، مظفر گڑھ میں 57 کشتیاں، 53 ربڑ بوٹس اور 683 لائف جیکٹ اور رحیم یار خان میں 47 کشتیاں، 44 ربڑ بوٹس، 519 لائف جیکٹ فراہم کر دی گئیں۔ اسی طرح بہاولپور میں فلڈ ریسکیو آپریشن کے لیے 38 کشتیاں، 40 ربڑ بوٹس اور 519 لائف جیکٹس، لودھرا میں 19 کشتیاں، 18 ربڑ بوٹس اور 546 لائف جیکٹس پہنچا دی گئیں۔ جلال پور پیروالا کی نواحی بستی بہارا کے حفاظتی بلوچ واہ فلڈ بند میں اچانک شگاف کی وجہ سے ہنگامی انخلاء شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر کمشنر ملتان اور ڈی سی ٹیمیں لے کر پہنچ گئے۔ پاک فوج اور ایریگیشن ٹیمیں بھی شگاف پر کرنے کے لیے پہنچ گئیں۔ انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے اہلکار 5 ممکنہ متاثرہ دیہات میں پہنچ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں انخلاء کے لیے اعلانات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ریسکیو ٹیمیں گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر لوگوں کو باہر نکال رہی ہیں۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک بحریہ کا امدادی آپریشن جاری ہے۔ کشمور، گھوٹکی، سکھر اور شکارپور کے اضلاع میں سیلابی پانی میں گھرے افراد کے انخلاء کے لیے ہوور کرافٹس تعینات کر دیے گئے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہوور کرافٹس زمین، پانی اور دلدلی علاقوں میں آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ متاثرہ علاقوں سے 4335 افراد کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ قصور، راجنپور، ڈیرہ اسماعیل خان، میرپور خاص، سکھر، سانگھڑ اور سجاول کے علاقوں میں بھی پاک بحریہ کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے، جبکہ کے پی کے میں سوات، بنیر اور شاکلہ میں سیلاب متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پاک بحریہ مشکل میں گھرے ہم وطنوں کی مدد کے لیے ہم وقت تیار اور پرعزم ہے۔ امریکہ نے پاکستان میں حالیہ تباہ کن مہلک سیلاب کے بعد امداد کے لیے فنڈنگ کی منظوری دے دی ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی امداد ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان کے لیے خوراک، پناہ گاہیں اور دیگر ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے مالی معاونت کی منظوری دی گئی ہے۔ امریکہ حکومت پاکستان اور قابل اعتماد فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر متاثرہ علاقوں میں امداد پہنچائے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے پہلے ہی ہنگامی امداد کی ابتدائی کھیپ پاکستان بھیج دی ہے۔ محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار جیمی لیون کا کہنا ہے کہ ہم نے صرف 72 گھنٹوں میں امریکی امدادی ٹیمیں تعینات کی، نئی امداد کا بندوبست کیا اور فوجی سطح پر ضروری سامان پاکستان روانہ کیا۔ محکمہ خارجہ کے ایک اور اعلیٰ اہلکار بیتنی موریسن نے کہا ہے کہ ہم بحیثیت امریکی سیلاب سے ہونے والی تباہی کو سمجھ سکتے ہیں اور پاکستان کے عوام کے لیے خوراک اور پناہ گاہ جیسی زندگی بچانے والی امداد فراہم کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی نئی لہر، قطر نے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کی بمباری کی شدید مذمت کرتے ہوئے بزدلانہ حملہ اسے قرار دیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل نے رہائشی علاقے پر بمباری کی، جو کہ تمام عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ حملے میں قطر کی داخلی سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ حملہ دوحہ میں واقع ایک رہائشی ہیڈ کوارٹر پر کیا گیا، جہاں حماس کے سیاسی بیورو کے کئی ارکان مقیم تھے۔ ترجمان قطر وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا تسلسل کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ رویہ خطے کی سیکیورٹی کے لیے شدید خطرہ بن چکا ہے۔ قطر کی وزارت داخلہ نے کہا کہ اسرائیل نے قطر میں حملہ ایسے علاقے میں کیا جہاں سویلین آبادی بڑی تعداد میں موجود تھی۔ قطر نے شدید مذمت کرتے ہوئے حملے کو ایک بزدلانہ اور ناقابل قبول کارروائی قرار دیا، جو قطر کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ سیکیورٹی فورسز، سول ڈیفنس اور دیگر متعلقہ اداروں نے فوری طور پر اس واقعے پر رد عمل ظاہر کیا اور اس کے نتائج پر قابو پانے اور رہائشیوں اور آس پاس کے علاقوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ قطر کے شہریوں اور غیر ملکی مقیم افراد کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ قطر نے اس حملے کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی ایک دانستہ کوشش قرار دیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ پر اسرائیلی فوج کی جانب سے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان حکومت اور عوام مشکل کی اس گھڑی میں قطر کے ساتھ ہیں اور امیر قطر شاہی خاندان اور عوام سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ امیر قطر سے ٹیلی فونی گفتگو میں اسرائیلی حملے کو بزدلانہ کارروائی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کا یہ عمل علاقائی امن و استحکام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وزیر اعظم نے امیر قطر کو یقین دلایا کہ پاکستان اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ امیر قطر نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا اظہار یکجہتی کا پرخلوص اقدام کو قطر قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ اقدام پاکستان اور قطر کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن اور سلامتی کے مفاد میں باہمی روابط مضبوط رکھنے پر اتفاق کیا۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम की तरफ से इसराइली फोर्सेस की जानिब से दोहा पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इक़दाम कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। यमल खित्ते के अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरे में दो चार कर सकता है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइल ने घिनौने और गैर कानूनी इक़दाम से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल की जानिब से जहरियत का कोई जवाब नहीं, मासूम शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ और यकजहती अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, कतर के शाही ख़ानदान और अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान रियासत कतर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ा है। सदर आसिफ अली सरतारी ने दोहा पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइली हमले से बेगुनाह शहरी में खौफ व हिरास फैला और जानी नुकसान हुआ। सदर ममलूकत ने कहा कि ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान कतर की क़यादत और अवाम के साथ खड़ा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दोहा पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन और उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। शहरियों और खुद मुख्तार रियासत को निशाना बनाने का कोई जवाज़ नहीं। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान कतर के अवाम और रियासत के साथ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी बरादरी इसराइल को एहतसाब के कटहरे में लाए। सऊदी गज़ट के मुताबिक सऊदी अरब ने कतर पर इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत की है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता करके इसराइली जहरियत की शदीद मज़म्मत करते हुए कतर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। अमीर कतर से गुफ्तगू में मोहम्मद बिन सलमान ने कतर पर इसराइली जहरियत को आलमी क़वानीन और उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। आज की बमबारी में मजीद 14 फ़लस्तीनी शहीद और मुताद्दिद जख्मी हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने आज सुबह से गजा सिटी के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी की, जिसमें मुताद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बला की खैमा बस्ती पर भी हमले किए गए। गजा की बंदरगाह पर इसराइली तैयारों ने बमबारी की, जिसमें 2 अफराद शहीद हुए। फाका कशी से मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइली फौज ने एक बार फिर गजा के रहायशियों को बेदखल करने का अल्टीमेटम दे दिया। अस्पतालों में ईंधन, अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। खबर देंगे आपको नेपाल से। नेपाल के वज़ीर आज़म के.पी. शर्मा ओली मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा मौजूदा बहरान के आईनी हल की राह हमवार करने के लिए दिया है। तशद्दुद नेपाल के मफाद में नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी खत्म करने के बावजूद खटमंडू समेत मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 19 अफराद हलाक और मुताद्दिद जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज के अलावा आंसू गैस और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया। ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे IAEA के दरमियान ताउन बहाल करने के मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं। मिस्र में होने वाले इस मुआहिदे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आलमी जौहरी निगरान इदारे के डायरेक्टर ने दस्तखत किए। अभी तक इस मुआहिदे की तफसीलात जारी नहीं की गईं। ये मुआहिदा मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती, ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के दरमियान मुलाकात के बाद सामने आया। राफेल ग्रोसी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह मुआहिदा तकनीकी नोयत का है और यह कदम दुरुस्त समत में उठाया गया है। नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक। भारत के खित्ते में इलाकाई बालादस्ती के पसे पर्दा अज़ाइम आश्कार। भारत नेपाल के नौजवानों को इस्तेमाल करके जनरेशन जेड तहरीक के जरिए इंतशार पैदा करने की साजिश कर रहा है। हिंदुत्व नजरिए पर कायम भारतीय इलाकाई बालादस्ती के लिए नेपाल समेत हमसाय ममालिक में अंदरूनी मुदाखलत में मसरूफ है। भारतीय ज़राए ब्लाक पूरी तरह नेपाल में जनरेशन जेड की एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमाया कर रहे हैं। इससे कबल 2019 में भी भारत नेपाल की जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करते हुए नए नक्शे जारी कर चुका है। नक्शों में नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लेपाधोरा को भारतीय इलाका दिखाया गया, जिस पर नेपाल ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय मुदाखलत की ठोस शवाहिद पर मालदीव में भारत निकल जाओ नामी एहतजाजी मुहिम भी चलाई गई थी।
मालदीव की हुकूमत के 3 ओहदेदार मोदी को मसखरा, दहशतगर्द और इसराइल की कठपुतली कह चुके हैं। भारत बांग्लादेश में भी सियासी मुदाखलत से शेख हसीना जैसी करप्ट वजीर आजम से मफाद हासिल करता रहा। बांग्लादेश के साथ नेस्ता दरिया का तनाज़ा और पाकिस्तान के साथ सिंतास मुआहदे की मुअत्तली भारत की आबी जारियत की वाज़ेह मिसालें हैं। हमसाय ममालिक के खिलाफ जारहाना बयानात और अंदरूनी मुदाखलत भारत की मखासमत और जारहाना ज़हनियत के अक्कास हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत पर साबिक भारतीय आर्मी चीफ बकरम सिंह का बयान भारतीय मुदाखलत का वाज़ेह सबूत है। मोदी के दौरे इक़्तिदार में भारत में आज़ादी इज़हार और इख्तलाफ राय पर सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। अक्टूबर 2024 से सहयुक्त प्लेटफॉर्म के जरिए ज़रिए अफसरान और पुलिस को सोशल मीडिया पोस्ट सेंसर करने के इख्तियार दिए गए, जिससे 3465 लिंक्स पर तकरीबन 300 टेकडाउन दरखास्तें दायर हुई। हुकूमत नामालूम अफसरान को एकतरफा तौर पर किसी भी मवाद को गैर कानूनी करार देकर ब्लॉक करने की इजाज़त दे रही है, जिससे आज़ादी सहाफ़त और राय की आज़ादी शदीद मुतासिर हुई है। अल जज़ीरा और दीगर बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने सहाफ़ियों, न्यूज़ आउटलेट्स और हत्ता के मारूफ सहाफ़ियों को भी ब्लॉक किया। खासतौर पर कश्मीरी सहाफ़ियों को मुनज़्ज़म तरीके से खामोश कराया जा रहा है। भारत आलमी आज़ादी सहाफ़त की दर्जाबंदी में 180 ममालिक में से 151वें नंबर पर है। इसके अलावा पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी और बाज़ भारतीय सहाफ़ियों को भी बड़े पैमाने पर ब्लॉक किया गया। ये पाबंदियां और सेंसरशिप मोदी हुकूमत के आमरीत पसंदाना रवैये की अक्कासी करती है और इज़हार राय के बुनियादी हुकूक को बुरी तरह महदूद करती है। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों ने भारत की बरामदी मईशत को भी मफलूज कर दिया है, जिससे लाखों मजदूर बेरोजगार होने के खदशात में हैं। दीवार के मुताबिक अमरीकी टैरिफ ने टेक्सटाइल, चमड़े, झींगे और जेवरात की सनतों को बराह रास्त नुकसान पहुंचाया है और मोदी सरकार स्वदेशी जैसे नारे लगाकर कौम परस्ताना जज्बात को उभारने में मसरूफ है, जबकि अमली इकदामात की कमी है। साबिक गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने कहा है कि रूसी तेल की दरामद से हासिल होने वाले मुनाफे का कुछ हिस्सा मुतासरा मजदूरों को दिया जाना चाहिए जो अमरीकी टैरिफ की वजह से नुकसान उठा रहे हैं। वो हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि तेल साग करने के कारखानों से विंडफॉल टैक्स लेकर मुतासरीन को रिलीफ दिया जाए। भारत को चाहिए कि वो अपनी फाइनेंशियल पॉलिसियों पर नजरसानी करे और अमरीकी टैरिफ से बचाव के लिए मुज़ाकरात करे, ना कि सिर्फ कौम परस्ती के नारों पर इन्हिसार करे। मोदी सरकार का मेड इन इंडिया मंसूबा भी नाकामी की बदतरीन मिसाल बन चुका है और मुल्क आलमी तन्हाई की तरफ बढ़ रहा है। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, जिसमें आज भी तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स इजाफे के साथ 15,07,122 की तारीखी बुलंद सतह पर पहुंच गया है। माहिरीन के मुताबिक हुकूमती पॉलिसियों से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है, जिसके बायस मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग ज़ेडोंग कहते हैं कि चीनी कौम एक अजीम कौम है जो किसी तौसी पसंदाना क़ुव्वत के सामने कभी नहीं झुकी है। हम अपनी और दूसरों की आज़ादी और खुद मुख्तारी की कदर करते हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि चीन ने परेड के जरिए यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि 3 सितंबर जाहिरियत के खिलाफ चीनी अवाम की मज़ाहमती जंग इंसानी तहजीब को बचाने और आलमी अमन के लिए थी। उन्होंने कहा कि हम तारीख की नफरत को नहीं बल्कि अमन को बेहतर बनाने और मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए याद करते हैं। चीनी अवामी मज़ाहमत और आलमी फिस्तायत के खिलाफ जंग की फतह से सबसे कीमती सबक यह है कि हमें पुरअमन तरक्की की राह पर गामजन रहना चाहिए और अमन को तमाम ममालिक को बरकरार रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बाज़ ममालिक अब भी तसल्लुत के ख्वाह हैं और हर मोड़ पर दूसरे ममालिक पर दबाव और पाबंदियां लगा रहे हैं। वो आलमी हालात में अफरा तफरी का बायस और आलमी अमन और तरक्की के लिए खतरा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो क़ुव्वतें इंसाफ के लिए और तसल्लुत के खिलाफ खड़ी हैं, उनको एक बार फिर मजबूत इत्तेहाद के साथ इकट्ठे होने की जरूरत है ताकि इंसानियत के रोशन मुस्तकबिल के लिए मिलकर जदोजहद करें। उन्होंने कहा कि चीन हमेशा दुनिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की ताकत रहेगा। हम बैनुल अक़वामी इंसाफ और इंसानियत के लिए अमन और तरक्की के बुलंद मकसद को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से अमन साजी के अमल को दोबारा फाल बनाने पर जोर दिया है। सलामती काउंसिल में अमन कार्रवाइयों के मुस्तकबिल पर मुबाहिसे से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि अमन कार्रवाइयों के अखराजात महज $5.4 अरब हैं, जो आलमी फौजी अखराजात का नहायत मामूली हिस्सा हैं। वसाइल की शदीद कमी और माली बहरान अमन मिशंस के मैंडेट को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तानी मंदूब ने फैसला साजी में ज्यादा शिराकत, अमन फौजियों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत, जंगबंदियों का तहफ़्फ़ुज़, मुज़ाकरात का फ़रोग़, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, माहौलियाती ख़तरात का मुकाबला, ख़वातीन अमन फौजियों की शमूलियत और मकामी कम्यूनिटीज़ के साथ रवाबित से मुतालिक 6 तरजीहात भी पेश की। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 7 दहाइयों में 2.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी
امن فوجی 48 مشنز میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جن میں 182 اہلکار اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ سفیر عاصم افتخار احمد نے زور دیا کہ امن کارروائیاں سلامتی کونسل کے کام کا بنیادی حصہ ہیں اور ان کی طویل المدتی کامیابی کے لیے حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن فوجیوں کی قربانیوں کو رائیگاں جانے دینا کثیر الجہتی کے مضبوط ترین ستون کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے سابق وزیر نواب ایاز خان جوگیزئی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ ضلع قلعہ سیف اللہ میں ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق وزیر نواب ایاز خان جوگیزئی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کے ضلع مسلم باغ کے قیام کے اعلان کے علاوہ ڈیمز، رابطہ سڑکوں کی تعمیر اور تعلیم اور سپورٹس کے منصوبوں کے اعلان کو خوشائند قرار دیا۔ گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت گرین پارک ریور فرنٹ ناران کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ دریائے کنہار کے کنارے واقع یہ سیاحتی مقام جدید سہولتوں اور قدرتی مناظر کا حسین امتزاج ہے۔ ریور سائڈ باغات، اوپن ایئر ڈائننگ اور دلکش جھونپڑیاں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ ناران اور وادی کاغان کی جھیلوں اور بلند چوٹیوں تک آسان رسائی سیاحوں کے لیے خوشائند ثابت ہوں گی۔ 2024 میں 9,65,000 بین الاقوامی سیاحوں کی آمد ہوئی، جس سے $738 ملین کی آمدنی موصول ہوئی۔ 2025 میں پاکستان کے سیاحتی شعبے کی آمدنی $4 ارب سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ SIFC کی معاونت سے GPI کے تحت گرین ٹورزم پرائیویٹ لمیٹڈ ماحول دو سیاحت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اور DGI SPR نے مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ کیا۔ نشست کے اختتام پر طلبہ اور اساتذہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ افواج پاکستانی قوم کا فخر ہیں، پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بطور طلبہ ہمیں ملک دشمن پروپیگنڈا اور جھوٹی معلومات سے بچنا ہوگا۔ اچھا آپ وہ لگ رہی ہیں سشمیتا سنگھ۔ اس problems faced by our country, and we should not leave our country when it is desperately in need of it, in need of us. پاک فوج کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ پاک فوج ہم سے ہیں اور ہم ان سے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ It was a great privilege for me to be present at a place where Army could interact with us. We got the message that the Army is always ready to sacrifice their lives. And we are here to study without any fear. These are the ones who are fighting there, sacrificing their lives. Session was very informative and I learned a lot of things about Pakistan Army. I just want to add that Pakistan has defeated our enemy, Pakistan is defeating our enemy, and Pakistan will be defeating our enemy. I want to just say something about Pakistan Army. Pakistan Army doesn't need any virtue. It's known for its bravery, integrity and determination. Pakistan Army is not just a force, it is our pride and strength. It went so well and you have clear all the concepts of the young ones that they were holding back tremendously. You have clear their views and everything. So heads off to your speech and your session. یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ آپ جو بھی فیک پروپیگنڈاز جو کہ ہمارے انیمی اسپریڈ کرتے ہیں ان پہ بلیو نہ کریں۔ وہ تمام تحفظات جو ہماری عوام میں، ہماری یوتھ میں پائے جاتے تھے، امن و امان کی صورتحال پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، جس میں انہوں نے خاص طور پر مارکہ حق و باطل جو ہم نے ہندوستان کو ایک شکست فاش دے کر اس مارکے میں فتح یاب ہوئے۔ انہیں ہمیں بہت زیادہ انفارمیٹیو ایک سیشن دیا ہے جس میں انہیں ہمیں بتایا ہے کہ there is a huge difference between exaggeration and real news and we need to understand کہ چیزوں کو exaggerate کرنے کے بجائے اگر ہم لوگ اپنے اوپر فوکس کریں، ہم لوگ خود کو بہتر کریں تو that would be so better. This session proved to be really beneficial as it cleared our doubts and revealed the facts that were hidden by the social propaganda. Pakistan Army has done a really good job and Pakistan Army is from us and we are from Pakistan Army. Pakistan Zindabad. He was a man that elaborate the things confidently to the students. He answers even the teachers, the students, the faculty staff very confidently and very happily. Two main components the. One was exactly the details of Marka Haq and Bunyan Marsoos.
but as an educationist and a principal, جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ اور علمیہ ہے وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر. بچوں کو بہت کلیئرلی بتایا گیا کہ جی نیشنل انٹیگریٹی جو ہے it is not about uniformity of thought. We can have difference of opinion when it comes to the national interest, collectiveness and togetherness. It is about unity of purpose. جنگ کا 10واں روز 10 ستمبر سن 1965 پاکستانی افواج نے شدید جوابی حملہ کر کے بھارتی فوج کو قصور سیکٹر سے پسپا ہونے پر مجبور کر دیا. جموں سے سیالکوٹ کی طرف پیش قدمی کی کوشش کرنے والی بھارتی فوج کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑا. دوارکا اور جام نگر کے نیول اور ایئر بیس کی پاک فضائے کے ہاتھوں تباہی پر بھارتی بحریہ نے اپنی فضائے کو شرمناک شکست پر سخت غصے کا اظہار کیا. پاکستانی فوج نے لاہور سیکٹر کے قریب چھوٹے ہتھیاروں سے فائر کر کے بھارت کے 2 جنگی طیارے مار گرائے. سیالکوٹ کے محاذ پر بھارتی محاذ کے مزید 7 سینچورین ٹینک تباہ کر دیے گئے اور اس سیکٹر میں تباہ ہونے والے بھارتی ٹینکوں کی تعداد 42 ہو گئی. مجاہدین نے دراز سیکٹر میں مرال آباد کے مقام پر بھارتی فوج کے مضبوط ٹھکانے تباہ کر دیے. پاک بحریہ کی برتری کی وجہ سے بحیرہ عرب میں بھارتی بحریہ کی آزادانہ سرگرمیاں بند ہو گئیں. پاکستان کے لڑاکا طیاروں نے بھارتی فوج کی مدد کو آنے والے بھارتی جیٹ کو لاہور کی فضائی حدود میں مار گرایا. بھارتی ایئر فورس نے مشرقی پاکستان میں رنگپور کے علاقے لال منزہٹ اور دیناج پور کے ٹھاکر گاؤں پر بھی بھاری بمباری کی. پاک فوج بھارتی فوج کو ہر محاذ پر شکست سے دوچار کر رہی تھی. اور یہ کہانی سپاہی واجد کی بے باک حب الوطنی اور اللہ پر یقین کی ہے. وطن کے دفاع میں اس نے سب کچھ کھو دیا، اپنی ماں، اپنی بیوی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیٹی کو بھی کھویا، مگر اس کا حوصلہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا. انڈیا کے ساتھ اگر کہتے ہیں کہ ابھی بھی اگر لڑائی ہوتی ہے یا کوئی تو میں آگے پہلے نمبر پہ ہوں. اس کے 3 رشتے ختم ہوئے نا. انڈیا کے ساتھ ہمارا مارکا ہوتا ہے اور اس میں ہمارا جذبہ لڑنے کا ڈبل ہو جاتا ہے. ہم کسی بھی بیرونی جارحیت کو مل کر بھرپور طریقے سے انشاءاللہ جواب. وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلاب سے تمام اسباب بری طرح متاثر ہوئے ہیں. صوبائی حکومت دستیاب وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے متاثرہ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کر رہی ہے. گلگت بلتستان اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنے دورے گلگت بلتستان کے موقع پر 4 ارب روپے امداد کا اعلان کیا تھا، جس میں سے 1 ارب روپے موصول ہو چکے ہیں. باقی رقم جلد ملنے کی امید ہے. صوبائی حکومت نے اب تک 85 کروڑ روپے لاگت کے ایمرجنسی کے کام کی منظوری دی ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیلاب کے نقصانات کی بحالی کے لیے مزید 10 ارب روپے درکار ہیں. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیلاب سے جانی نقصان کی صورت میں لاحقین کو 8 لاکھ روپے، مکانات کے مکمل نقصان پر 5 لاکھ اور جزوی نقصان پر 1.5 لاکھ روپے معاوضہ دیا جا رہا ہے. فیصل آباد ڈویژن میں پی ٹی وی نیوز کے نمائندوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پی ٹی وی نیوز سینٹر اسلام آباد کے زیر اہتمام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس فیصل آباد میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. اس ورکشاپ میں نمائندوں کو مؤثر خبرنگاری کے جدید تقاضوں کے حوالے سے تربیت دی گئی. رپورٹ کریں گے حافظ محمد علی عابد. ورکشاپ میں فیصل آباد ڈویژن کے پی ٹی وی نیوز کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی. تربیتی ورکشاپ کی صدارت ڈپٹی کنٹرولر پی ٹی وی نیوز اور انچارج نمائندگان عبدالرحمان نیاز نے کی. فیصل آباد بیورو کے انچارج نے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی نیوز حقیقی خبری اقدار کا علم بردار ادارہ ہے اور اس کے ساتھ وابستگی صحافیوں کے لیے ایک اعزاز ہے. انہوں نے نمائندوں کو لوکل سطح پر خبر کے ذرائع، نامساعد حالات میں رپورٹنگ اور خبر کو بروقت نیوز روم تک پہنچانے کے طریقہ کار سے متعلق آگاہ کیا. ڈپٹی کنٹرولر نیوز عبدالرحمان نیاز نے نمائندوں کو پی ٹی وی نیوز کی خبری پالیسی پر تفصیلی بریفنگ دی اور اسکرپٹ رائٹنگ کے عملی اصول سمجھائے. انہوں نے کہا کہ نمائندوں کے لیے سب سے ضروری ہے کہ وہ خبر کے بنیادی ماخوذ تک پہنچیں اور اس کی درستگی کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا کہ نمائندگان کو ہمیشہ خبر کی درستگی، بروقت ترسیل اور ویژول کی معیاری تیاری پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ناظرین کو جامع اور مؤثر خبر فراہم کی جا سکے. آج ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا فیصل آباد میں اور اس کو آگے لے کے پورے ملک میں انشاءاللہ جائیں گے اور اسی طرح سے کوشش کریں گے کہ تمام نمائندوں کی پراپر ٹریننگ ہو اور اسی ٹریننگ سے جو ہے وہ
जो हमारे जो रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं वो रिजल्ट हासिल कर सकें। वर्कशॉप के शुरका ने इस तरबियती सरगर्मी को अपनी पेशावराना सलाहियतों में निखार का जरिया करार दिया। पीटीवी के जो हम रिपोर्टर्स हैं इन्हें पॉलिश करने के लिए, जदीद दौर में मुकाबला करने के लिए आईटी के साथ, तो ये एक अच्छी काविश है और इसे हम सराहते हैं। पीटीवी के नुमाइंदे हैं, उनकी स्किल भी बढ़ेगी और रिपोर्टिंग में बेहतरी आएगी। नुमाइंदों के लिए बहुत अच्छा है और इससे बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। लोगों के साथ अच्छे तरीके से और इदारे की जो साख जो है उसके मुताबिक रिपोर्टिंग की जाए। हर इदारे में तमाम एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनकी सलाहियतों को निखारने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और ये मुसलसल होनी चाहिए। डिप्टी कंट्रोलर न्यूज़ ने शुरका को मसनूई जहानत के इस्तेमाल से रिपोर्टिंग और व्यूअल की तैयारी की अमली मशक भी करवाई। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। हुकूमत लाहौर में मौसम सुबह से गर्म और खुश्क है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का 10वां सिलसिला खत्म हो गया है और आइंदा हफ्ते के दौरान पंजाब भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा पीटीवी न्यूज़ अज़का मकसूद से। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज सुबह से मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड, कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% तक रिकॉर्ड किया गया। पीटीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों की शिद्दत में कमी वाक़ई हो चुकी है। दरियाओं के बहाव में मजीद इजाफे का इम्कान नहीं। दरियाओं के वालाई इलाकों में भी मानसून बारिशों का सिलसिला रुक चुका है। मानसून बारिशों का 10वां सिलसिला खत्म हो चुका है। दरियाए सतलुज गंडा सिंहवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 2,30,000 क्यूसिक है। दरियाए सतलुज सुलेमानकी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,37,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब मराला के मकाम पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में खान की हेड वर्क्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 98,000 क्यूसिक है। दरियाए चनाब में कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 98,000 क्यूसिक है। दरियाए रावी जस्सड़ के मकाम पर पानी का बहाव 26,000 क्यूसिक है और दरियाए रावी शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 31,000 क्यूसिक है। बल्लो की हेड वर्क्स के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 80,000 क्यूसिक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पीडीएमए वासा रेस्क्यू समेत तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा हफ्ते के दौरान बड़ी बारिश का कोई इम्कान नहीं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ननकाना साहब में 36,000 से ज़्यादा सैलाब मुतासीन के लिए रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से सैलाबी पानी में घिरे तमाम मुतासीन को कश्तियों के जरिए 3 वक्त का मयारी खाना, राशन और जानवरों के लिए चारा फराहम किया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं सैलाब से मुतासर गाँव में मौजूद अपने नुमाइंदे जावेद अहमद माविया से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। दरिया रावी में आने वाले सैलाबी पानी से ननकाना साहब के हजारों अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब मुतासिन की मदद के लिए हुकूमती इक़दाम जारी हैं। ज़िला इंतजामिया की तरफ से सैलाबी पानी में घिरे तमाम मुतासरीन को कश्तियों के जरिए 3 वक्त का मियारी खाना और इनके जानवरों के लिए वंडा भी फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर, तमाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, तीनों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स और तमाम रेस्क्यू इदारों के सरबराहान मुसलसल फील्ड में रहकर रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। समाजी तंजीमों और मुखैर हजरात की तरफ से भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान ने मंडी फैदाबाद के करीब सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया और वहाँ ज़िला इंतजामिया की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए जारी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरीन से इनके मसाइल भी पूछे और उन्हें फौरी हल करने की हदायत की। ज़िला इंतजामिया की तरफ से कमिश्नर लाहौर डिवीजन को सैलाब से अब तक होने वाले नुकसानात, रेस्क्यू ऑपरेशन, मुतासरीन की इमदाद और इनके मसाइल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने सैलाब मुतासरीन में खाना, राशन और जानवरों के लिए वंडा भी तकसीम किया। ज़िला इंतजामिया के तमाम इदारे सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक है। सैलाब मुतासरीन ने बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर पंजाब हुकूमत और ज़िला इंतजामिया की काविशों को सराहा है। जावेद अहमद मुआविया, पीटीवी न्यूज़, ननकाना साहिब।
और नाज़रीन, दरियाए सतलज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं विहाड़ी से नुमाइंदा PTV न्यूज़ बहादुर हुसैन की इस रिपोर्ट में। जिला विहाड़ी में 78,000 के करीब अफराद सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। हेड इस्लाम पर इस वक्त पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसेक है। आजमवा और टिब्बी जम्बेलिया के मकाम पर बंद टूटने से सैलाबी पानी आबादियों में दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से वहां के मकीनों को फौरी तौर पर नकल मकानी करनी पड़ी है। रेस्क्यू 1122 की टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। महकमा सेहत विहाड़ी की जानिब से 11 कैंप्स लगाए गए हैं। 7,700 अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम की गई है। महकमा लाइफ स्टॉक विहाड़ी की जानिब से भी 12 कैंप्स लगाए गए हैं। 45 टीमें मोटर बाइक्स पर जानवरों की वैक्सीन कर रही हैं। 7,500 जानवरों का इलाज मुआवजा भी किया गया है। सैलाबज़दा इलाकों में अफराद को रोजाना की बुनियाद पर पका पकाया खाना फराहम किया जा रहा है और फ्रूट और दूध भी मुहैया किया जा रहा है। जानवरों के लिए चारा और अंडा भी फराहम किया जा रहा है। बहादुर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, विहाड़ी। और हेड साइफन पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 14 मोज़ाजात का ज़मीनी राबता मेलसी से कट चुका है, जबकि इंतजामिया की तरफ से रिलीफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात चौधरी हसन महमूद की इस रिपोर्ट में। जी, हेड सैफन मेलसी पर 1,22,000 क्यूसेक पानी आने से ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने और बड़ा सैलाबी रैला आने से हेड सैफन के मुल्हिका इलाकों में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे 36 मौजाजात के शदीद मुतासर इलाकों में नंगाना, फजलू कोकारा, कोरनोबाद, गुलाम सिंधी, झोंकपुन्ना, मलकपुर, मलकवैन, पीर कांजू, बग्गेवाला, खतरेवाला, धल्लू, करमपुर, कदीराबाद, जोग जिंदू, जोग फाजल, जोग सिट्ठू और सलीम कोकारा शामिल हैं। ख़राब सूरत हाल के पेश नज़र 1122 की इजाफी नफरी और कश्तियाँ यहाँ लाई गई हैं। ज़िला भर में 110 रेस्क्यूअर और पुलिस के सैकड़ों जवान लोगों को दिन रात रेस्क्यू कर रहे हैं। जी, मेलसी में हुकूमत की जानिब से जितने भी फ्लड रिलीफ कैंप्स जो कायम किए गए हैं उनमें रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जो लोग सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए हैं और यहाँ पे मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ पर हुकूमत की जानिब से 6 रिलीफ कैंप कायम हैं, जबकि 5 मेडिकल कैंप और 5 लाइफ स्टॉक कैंप 1025 मुतासरीन और 426 जानवरों का इलाज कर चुके हैं। जबकि महकमा तलीम मुतासरीन के 543 बच्चों को तालीम दे रहा है। ज़िला भर में 70,000 से ज़्यादा लोगों ने आज खुद, जबकि 7,000 से ज़्यादा लोगों को 1122 ने रेस्क्यू किया है। 2 खैमा बस्तियों में मुतासरीन को 3 वक्त तैयार खाना और उनके बच्चों को दूध व बिस्कुट दिए जा रहे हैं, जबकि महकमा ज़राअत मुतासरीन के मवेशियों को सब्ज़ चारा फराहम कर रहा है। इंतज़ामिया लोगों के जान माल को महफूज रखने के लिए दिन रात काम कर रही है, जबकि मुतासरीन की सैलाबज़दा इलाकों में फौरी वापसी रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाई जा रही है। तहम मुतासरा इलाकों में फौरी बड़ा रिलीफ ऑपरेशन शुरू करके लोगों को ज़्यादा नुकसान से बचाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं शहर कायद का, जहाँ पे गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश के सबब कई नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं, जहाँ मलीर नदी और लियारी नदी में गुज़श्ता रात तुग़यानी की कैफियत रही। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ ज़ीशान अहमद खान से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से शुरू होने वाला कराची में मानसून बारिश का सिलसिला ताहाल अब तक जारी है और कल से शुरू होने वाले बारिश के सिलसिले के सबब कराची के नशेबी इलाके, कई नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर आब आ चुके हैं, जिसमें नॉर्थ कराची, सुजानी टाउन, नागन चौरंगी का एरिया हो गया, नाज़माबाद हो गया। वहाँ पे भी नशेबी इलाकों में और सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो गया है, जिसके बायस जो है लोगों को सख्त मुश्किल का सामना है। इसके अलावा रात गए तक मलीर नदी और लियारी नदी के अंदर भी तुग़यानी की किसी कैफियत रही थी, जबकि कई घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो गया था, क्योंकि एक इलाके में कल से जो जारी है मुतवातर बारिश जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ है, जिसके बायस जो है कई इलाके जो है ना वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं। ढड्डो डैम का जो पानी है वो भी सड़कों पर आ गया था और जिसके पास से सुपर हाईवे के ऊपर पानी की शदीद मौजूद था, जिसके बाद जो उसको कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया था आमदोरफ्त के लिए, और वो पानी फिर स्कीम 33 और जो है ना सारी टाउन और सारी गार्डन्स में भी दाखिल हो गया था। जो हुकूमती अमला है मुस्तैदी से उसने अमल पैरा होकर गुज़श्ता रात भी जो है मुख्तलिफ शाहराहों से पानी की निकास का काम मुकम्मल किया और शाहरा पाकिस्तान और शाहरा फैसल पर पानी की निकास को मुमकिन बनाया ताकि ट्रैफिक की आमदोरफ्त बहाल रहे। हुकूमती अमला सड़कों पर मौजूद है और निकासी आपके काम में अमल पैरा है।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान का ये दूसरा दौरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 3 सितंबर को भी मुल्तान का दौरा किया था। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुल्तान पहुंची हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया और जलालपुर पीरवाला रवाना हो गई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मुल्तान पहुंच गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का मुल्तान का ये दूसरा दौरा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 3 सितंबर को भी मुल्तान का दौरा किया था। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फ़ज़ाई जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुशाहिदा किया और जलालपुर पीरवाला रवाना हो गई हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे पाकिस्तान के सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने शुमाली यूनान के नायब वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक ने पाकिस्तान और शुमाली यूनान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के मौके पर तबादले ख्याल किया। मुलाकात में तालीमी, सकाफती, तिजारती और लेबर फोर्स के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर बातचीत की। सफ़ीर पाकिस्तान आमिर आफ्ताब कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और शुमाली यूनान के दरमियान मौजूदा मुश्तरका दिलचस्पी के शोबे मुस्तक़बिल में मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद फराहम करेंगे। शुमाली यूनान के नायब वज़ीर दाखिला ने भी ताउन के इम्कानात को सराहा और दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी और तिजारती रवाबित को फ़रोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। सफ़ीर पाकिस्तान इन दिनों शुमाली यूनान के दौरे पर हैं, जहाँ वो मुख्तलिफ उमूर पर आला यूनानी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल मंडी बहाउद्दीन का माहाना इजलास एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वक़ार अकबर चीमा की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मुनक़िद किया गया। इजलास को पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2025 के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब सार्फिन को फौरी और मौसर रिलीफ फराहम करने के लिए न सिर्फ जिलाई बल्कि तहसील सतह पर भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फाल की जा रही हैं, जबकि 300 कंज्यूमर कोर्ट भी बना दी गई हैं, जिससे सारिफ को घर की दहलीज पर अपने हुकूक हासिल हो सकेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल ने बताया कि मुख्तलिफ खिलाफवर्जियों पर मजमूई तौर पर 330 केसेस रजिस्टर्ड करके दुकानदारों को 6,60,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वक़ार अकबर चीमा का कहना था कि सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। सारिफीन के बेपनाह हुकूक हैं, ताहम सारिफीन उनसे बेखबर हैं और इसके लिए अवाम का बतौर सारिफ अपने हुकूक के बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल को हिदायत की कि वो अवामुन्नास में आगाही पैदा करने के लिए मज़ीद इक़दाम करें और पेंडिंग केसेस जल्द अज जल्द निपटाए जाएं। खेल की खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। नाजरीन, एशिया कप के दूसरे मैच में आज मुत्तहिदा अरब अमारात और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दुबई में खेले जाने वाला मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। नाज़रीन, T20 एशिया कप के इफ्तिताही मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से शिकस्त दी। अफगानिस्तान के 178 रन के जवाब में हांगकांग की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना सकी। इसी हवाले से देखते हैं निसार मेहदी की रिपोर्ट। 25 DP World Asia Cup. And he's pulled away for 4. अबू धाबी में होने वाले मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 188 रन बनाए। ओपनर सिद्दीकुल्लाह अतल ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की और 73 रन पर नॉट आउट रहे। उन्होंने 3 छक्के और 6 चौके लगाए। रहमानुल्लाह गुरबाज 8, इब्राहिम जदरान 1, मोहम्मद नबी 33 और गुलबदीन नाइब 5 रन बनाकर आउट हुए। Oh, is there a nick? There is. Again gives himself room. He doesn't get all of it, but Kinchana might get a wicket of the first ball that is bowled. He does. अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने 21 गेंदों पर 53 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के और 2 चौके शामिल थे। Chase this down, hits it well. Out towards long on, over. Expensive so far. That's a fabulous shot. Wow. Could be another 3 sixes. हांगकांग की जानिब से आयुष शुक्ला और कंचत शाह ने 2-2 विकेटें हासिल की। Exactly for that reason, there was noise,
And there is celebration and जवाब में हांगकांग की टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना सकी। सिर्फ 2 बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल हो सके। बाबर हयात ने 39 और कप्तान यासीन मुर्तजा ने 16 रन स्कोर किए। अफगानिस्तान की जानिब से फजल हक फारूकी और गुलबदीन नाइब ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। एशिया कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आपको बताएंगे चेयरमैन एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप 2025 में शरीक टीमों के कप्तानों से मुलाकात की। चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी ने तमाम टीमों के कैप्टन्स को खुशामदीद कहा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन एसीसी मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप के दौरान शायकीन क्रिकेट को रवायती हरीफों के साथ दीगर टीमों के मैचेस से महफूज होने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ मिलकर टूर्नामेंट के लिए बेहतरीन इंतजामात किए हैं। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने, मोहब्बतें बांटने और एक दूसरे को करीब लाने का खूबसूरत जरिया है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी रेड बॉल कैंप का आगाज हो गया है। लाहौर में एनसीए रेड बॉल कैंप में 11 क्रिकेटर शरीक हैं। अबूरी रेड बॉल हेड कोच अजहर महमूद ने कैंप की निगरानी कर रहे हैं। सुबह के सेशन में खिलाड़ियों को कोचेस की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। खिलाड़ियों ने फील्डिंग और नेट सेशंस में भी हिस्सा लिया। कैंप 28 सितंबर तक जारी रहेगा। कैंप में कौमी क्रिकेटर्स अब्दुल्ला शफीक, अली रजा, अजान अवैस, बाबर आजम, कामरान गुलाम, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद सलमान, रूहेल नज़ीर, साजिद खान और शामिल हुसैन शामिल हैं। पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़। आलमी उफ़क़ पर कौमी परचम सरबलंद। यूरोपी एफ क्लास चैंपियनशिप में पाकिस्तानी निशानाबाज असद वाहिद ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में असद वाहिद ने 1000 गज के मुकाबले में दूसरी पोजीशन हासिल की। असद वाहिद ने रूटलैंड टीम मैच में एफ ओपन कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बरतानिया के तारीखी बिजली शूटिंग ग्राउंड में यूरोपी में असद वाहिद ने दुनिया के सफ़े अव्वल के निशानाबाजों को सख्त टक्कर दी। असद वाहिद 450 में से 419 पॉइंट्स हासिल करके टॉप 5 में शामिल होने वाले शूटर बने। एफ क्लास चैंपियनशिप में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के 400 से ज़ायद शूटर्स ने शिरकत की। FTR कैटेगरी में शूटर्स को 800, 900 और 1000 गज की फासलों पर निशानाबाजी के 6 मराहिल से गुजरना पड़ा। असद वाहिद ने 3 लायंस टीम की क़यादत करते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इटली जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त दी। असद वाहिद ने ब्रिटिश नेशनल लीग समेत मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी ट्रॉफियाँ और सैकड़ों मेडल्स जीत चुके हैं। खेल का अहवाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे मेन डेस्क का। शुक्रिया रुमैसा। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप रहिए PTV न्यूज़ के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।